हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। लेट्स डिस्कस टुडेज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 8th ऑफ अगस्त 2020। हम 8 अगस्त 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट हमारा न्यूज़ है पार्लियामेंट इन कोविड अल्टरनेट वर्क डेज सिट्स टू सेपरेट रोज। पार्लियामेंट को चलाने की बात की जा रही है कोविड में, तो उसके लिए क्या प्लान तैयार किया जा रहा है कि अल्टरनेट वर्क डेज मतलब एक दिन सेशन चले, दूसरे दिन बंद हो, दूसरे दिन सैनिटाइज हो, फिर तीसरे दिन सेशन चले। सीट्स टू सेपरेट रोज, और हर एक चेयर के बगल में एक सीट लगा दी जाएगी, प्लास्टिक की सीट लगा दी जाएगी, जिसके कारण फैलने का खतरा कम हो जाएगा। ओके। When the country's lawmakers get back to the business in the midst of COVID pandemic, it will be to very altered work space. After exploring a number of possibilities, presiding officer of both the Lok Sabha and Raj Sabha have almost agreed on a fully physical model for conducting the monsoon season of parliament. तो ये कौन सा सीजन है पार्लियामेंट का? मॉनसून। कितने सीजन होते हैं? 3 सीजन होते हैं। कौन कौन से? बजट, मॉनसून एंड विंटर। तो याद रखिएगा BMW is the trick to remember about the session of parliament. Okay, B for budget, M for monsoon and W for winter. ओके, तो ये मानसून सीजन है जिसमें बात की जा रही है सेशन को चलाने की। तो अभी कितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की? 542 एंड द 241 स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा की है 241 एंड लोकसभा की है 542 स्ट्रेंथ है। ऑल्सो ईच ऑफ द रो इन लोकसभा विल बी सेपरेटेड बाय पॉलीकार्बोनेट सीट्स। कौन से सीट से सेपरेट किया जाएगा? पॉलीकार्बोनेट सीट से हर एक रो को सेपरेट किया जाएगा। ओके, hope you get clarity regarding this. Next our news is related to the DU gets हाई कोर्ट नोट ओपन बुक एग्जाम बिगेन ऑन मंडे। तो DU को हाई कोर्ट की नोट मिल गई है ओपन बुक एग्जाम कराने के लिए, जो कि डेट शीट भी आ गया। 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक DU एग्जाम कराएगा, ओपन बुक एग्जाम, जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, घर से ही होंगे एग्जामिनेशन। तो हाई कोर्ट ने ये दे दिया। सेरो सर्वे राउंड 2 रिजल्ट टू बी आउट इन 10 डेज। तो फिर से दिल्ली में सेरो सर्वे कराया गया है। थोड़ा सा हम सेरो सर्वे के बारे में जान लेते हैं क्या है। रिसेंटली द नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर कंट्रोल NCDC कंडक्टेड अ सेरो सर्विलेंस स्टडी फॉर COVID-19 इन दिल्ली। कौन कंडक्ट किया ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 बार हो चुका है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ये सर्वे करा रहा है, कंडक्टेड अ सेरो सर्वेलेंस स्टडी फॉर COVID-19 इन न्यू दिल्ली। ओके, NCDC इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो NCDC किसके अंडर में आता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इतना ही हमें बस जानना था कि कौन करा रहा है इसको, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ये सेरो सर्विलेंस करा रहा है। ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। एंड आवर नेक्स्ट न्यूज इज थोड़ा सा detects specific antibodies. It seeks to assess the prevalence of disease in a population by detecting the presence of specific antibody against the virus. इसका क्या काम क्या है सेरो सर्विलेंस का? इसका काम ये है कि ये एंटीबॉडी को चेक करता है कि कितने लोगों ने वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी उनके बॉडी में बन चुकी है। तो इट सीक्स टू एसेस द प्रिविलेंस ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। तो जो एंटीबॉडीज कितने लोगों के अंदर बन चुकी है उसका ये सर्वे करता है। इम्यूनिटी चेक, इट कैन ऑल्सो भी कंडक्टेड टू चेक इफ अ पर्सन हैड डेवलप इम्यूनिटी टू सर्टेन डिसीज। ये भी चेक करता है कि इस पर्सन के अंदर इस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी है या नहीं। Past infection, it indicates past infection and which triggered an immune response and is not used to detect an active infection. Tested इम्यूनोग्लोबिन जी यूजिंग एलिसा। तो एलिसा के बारे में याद रखिएगा, ये 2-3 बार न्यूज़ में आ चुका है, तो पूछ सकता है एलिसा इज रिलेटेड टू व्हाट? द सेरा अ पार्ट ऑफ ब्लड ऑफ सैंपल्स वेर टेस्टेड बाय
G antibodies and COVID-19 infection using COVID कवच एलिसा। क्या नाम है? ये एक कवच नाम है, मतलब किट है जिसका नाम है एलिसा। ओके, अप्रूव्ड बाय द आईसीएमआर। किसने अप्रूव किया इसको? आईसीएमआर ने। IgG is a type of antibody which develops in most COVID-19 patient infection at around 2 weeks after infection and remains in blood even after recovery। तो कौन सी हमारे अंदर इम्यूनिटी बनती है, ये ध्यान रखिएगा। एंटीबॉडी कौन सी बनती है कोविड-19 की? एंटीबॉडी का नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन जी। इम्यूनोग्लोबिन जी नाम है जो एंटीबॉडी हमारे अंदर बनती है बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। 2 weeks आफ्टर इन्फेक्शन एंड रिमेन इन ब्लड इवन आफ्टर रिकवरी। तो रिकवरी के बाद भी हमारे ब्लड में ये रहता है। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या फुल फॉर्म है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज अ टेस्ट दैट डिटेक्ट एंड मेजर एंटीबॉडीज इन ब्लड। ओके, तो एलिसा के बारे में ध्यान रखिएगा। होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस अबाउट होल सेरो सर्वे। Next news is related to Murmu back 4G. Jammu Kashmir tells top court new LG in need to check. ओके, तो यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सॉलिसिटर जनरल के बारे में। सॉलिसिटर जनरल कौन है इस टाइम? सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। थोड़ा सा सॉलिसिटर जनरल के बारे में जान लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। He is the subordinate to the Attorney General of India, the highest law officer, and work under him. तो सॉलिसिटर जनरल किसके अंडर में है? मतलब फर्स्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड द सेकंड इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विच वर्क्स अंडर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। ही ऑल्सो एडवाइसेज द गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स। सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 3 years। कितना टेन्योर होता है? 3 साल का होता है। बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करता है इसको? प्राइम मिनिस्टर। ओके, Note: Offices and duties of Attorney General is created by Constitution under Article 76। तो अगर ये कहा जाए कि इस Solicitor General is mentioned in our Constitution, Solicitor General हमारे Constitution में mentioned है? Yes, Article 76 talks about Attorney General, and while Solicitor General and additional Solicitor General's offices and duties are governed by the law officers rules 1987 and not by constitution, thus by they are statutory post and not constitutional। अब बस एक चीज ध्यान रखना है कि this post is not constitutional post। ओके, दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी। किससे बनाई गई है? एक एक्ट से बनाया गया है जिसके कारण ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। Moreover, Attorney General has right to participate in the proceeding of Parliament but cannot vote। Attorney General को पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने का हक है, बट ये वोट नहीं कर सकता। ओके, वेयर सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डू नॉट हैव दिस राइट टू पार्टिसिपेशन इन। और सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आ सके कि सॉलिसिटर जनरल के बारे में पूछ ले और यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दे कि सॉलिसिटर जनरल हैव एक्सेस टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट बट डू नॉट वोट। तो आपको लगेगा कि हाँ ये हो सकता है वोट ना करे, लेकिन ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता सॉलिसिटर जनरल, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। Sinha was given the oath of office by Jammu and Kashmir and Ladakh High Court Chief Justice गीता मित्तल। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बोथ हैव सेम हाई कोर्ट। ओके, और एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन ओथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओथ दिलाता है किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऑन द किसकी तरह रेजिग्नेशन होगा इसका? सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा। ओके, hope you get clarity regarding this. Now we move to the next news. Our next news is related to ED.
we know about ED. What is ED? About Enforcement Directorate. The full form ED stands for Enforcement Directorate. ये बहुत न्यूज़ में रहता है, इसलिए हमने सोचा कि एक बार ईडी को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ईडी हमेशा कोई भी केस होता है, सीबीआई का जाता है तो सबसे पहले ईडी शुरू करती है जांच उस चीज़ की। वर्ल्ड इट इज़ अ मल्टी disciplinary organization mandate with the task of enforcing the provision of two special physical laws, Foreign Exchange Management Act, दो लॉ के लिए ये बनाया गया है। पहला फेमा एंड द सेकंड इज पीएमएलए। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, इट्स फंक्शन अंडर एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। जैसे सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ईडी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो होप ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग बाय कर ब्लैक मनी एंड हवाला ट्रेड केसेस। क्या काम है इसका? टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग बाय कर ब्लैक मनी को रोकना, ब्लैक मनी का मूवमेंट नहीं होने देना, और हवाला ट्रेड केसेस को भी कर्व करना। ओके, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। कब बनाया गया था ये? 1956 में एज इन्फोर्समेंट यूनिट इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। पहले ये किस में था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक इन्फोर्समेंट यूनिट, ईयू नाम था पहले इसका। ओके, इट्स हेडक्वार्टर इन नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ओके, होप आपको ईडी के बारे में सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो ईडी हमेशा न्यूज़ में रहता है, कोई भी केस होता है तो ईडी न्यूज़ में रहता है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अस। सेंटर अलाउज एंट्री टू ऑल OCIS सम फॉरेनर्स फ्रॉम एयर बबल कंट्रीज। अब एयर बबल कंट्रीज ये एक नया टर्म है, न्यूज़ में चल रहा है। जब से कोविड-19 आया तब से एयर बबल, ट्रेवल बबल, ये बबल मतलब होता है एक जोड़ना, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। सोशल मीडिया जैसे सोशल बबल हो गया, ट्रेवल बबल हो गया, एयर बबल हो गया, तो एक तरह से टर्म है ये। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI, द सेंटर फ्राइडे फर्दर ईज्ड वीजा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ड्यूरिंग देयर लॉकडाउन अलाउइंग ऑल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ फॉरेन टू फ्लाई इन फॉर्म कंट्रीज विथ इंडिया एज एयर बबल अरेंजमेंट। क्या है कि सेंटर ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर दिया है, मतलब हटा दिया है। अब जो लोग OCI कार्ड होल्डर हैं वो आ सकते हैं हमारी कंट्री में, जिन कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। कौन सा एग्रीमेंट? एयर बबल अरेंजमेंट। ओके, एयर बबल अरेंजमेंट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। एन एयर बबल एग्रीमेंट allows फ्री मूवमेंट ऑफ कॉमर्शियल फ्लाइट बिटवीन टू नेशंस। क्या है? दो नेशन के बीच में मूवमेंट ऑफ कॉमर्शियल फ्लाइट। इंडिया हैज सच एन अरेंजमेंट विद द US, द UK, जर्मनी एंड फ्रांस। इंडिया के कितने कंट्री, अगर एग्जाम में पूछ ले कि एयर बबल इंडिया किन किन कंट्री के साथ बनाया था, तो कौन कौन सी कंट्री है? US है, UK है, जर्मनी है एंड फ्रांस। 4 countries. Okay, the entry and exit of passenger would however the subject to COVID-19 containment rules of that country. Countries such as France are now allowing entry of Indians. तो फ्रांस ने अलाउ कर दिया है इंडियंस को अपनी कंट्री में। ओके, OCI के बारे में हम जान लेते हैं। हु इज कॉल्ड एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। किसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है? एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ पर्सन हु इज टेक्निकली अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हैविंग एन इंडियन ऑरिजिन। क्या हो? टेक्निकली वो दूसरे कंट्री में रहता हो, मतलब जैसे मैं पैदा यहाँ हुआ और कहाँ जाके रह रहा हूँ? फ्रांस में। वहाँ मैं डॉक्टर हूँ फ्रांस में और मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। They were citizen of India on 26 January 1950 or thereafter except who is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other countries. Okay, 1950 से पहले वो हमारे कंट्री के सिटीजन रहने चाहिए, ये तो कंफर्म होना चाहिए। मतलब उनके दादा दादी कोई ना कोई इस कंट्री से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो हमारे OCI कार्ड होल्डर होंगे। तो OCI कार्ड क्या होता है? ये कब लॉन्च किया गया था? 2005 में अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो OCI कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ डुअल सिटीजनशिप अमंग द इंडियंस लिविंग इन डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये डुअल सिटीजनशिप का प्लान है
जो कि दूसरे कंट्री में, डेवलप कंट्री में रहते हैं और हमारे यहाँ की उनकी ओरिजिनेशन है। द ओसीआई कार्ड प्रोवाइड्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया टू लाइव एंड वर्क इन इंडिया। वो रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, मतलब जैसे फ्रांस में अब वो सेटल हो गए या यूएस में सेटल हो गए, तो यूएस से अब उनको इंडिया आना है, अब इंडिया में उनको काम करना है, तो वो ये कार्ड रख के यहाँ पे काम कर सकते हैं और रह भी सकते हैं, बट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, चाहे जब तक ऑफ टाइम, बट डज नॉट प्रोवाइड द राइट टू वोट, लेकिन उनको राइट टू वोट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। दिस टू बी वेरी क्लियर, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि उनको राइट टू वोट कितने भी समय तक रह सकते हैं, इनडेफिनेट टाइम पीरियड, बट डज नॉट प्रोवाइड द राइट टू वोट, होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और बाय एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज, ये सब उनको नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं प्रोवाइड कर सकते, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये सब उनको नहीं मिलेगा। ओके, तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा ओसीआई के बारे में। ओसीआई भी हमेशा न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट, एज लेबनान फियर्स फूड एंड मेडिसिन शॉर्टेज, इंडिया प्लान्स टू लेंड एन हैंड। लेबनान, जैसे लेबनान में जो अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ था, तो इंडिया ने भी हेल्प करनी शुरू कर दी है लेबनान को। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरियत, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ। ये आप ध्यान रखिए, बस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था, ज्योग्राफिकल लोकेशन। आरबीआई न्यू लोन रिकास्ट स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन सेक्शन है हमारे लिए। हु विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम, जो कल हमने बात की थी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बोला, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। ओनली दोज कंपनीज एंड इंडिविजुअल हुज लोन्स अकाउंट आर इन डिफॉल्ट फॉर नॉट मोर देन 30 days एज ऑन March 1, 2020 आर एलिजिबल फॉर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, मतलब ऐसे लोग का लोन अकाउंट जिसका मोर देन 30 days एज ऑन March 1, 2020, जैसे एक मार्च 2020 से उनका 30 दिन से ज़्यादा हो गया है, उनको लोन स्ट्रक्चरिंग करने का, रीस्ट्रक्चरिंग करने का एक मौका दिया जा रहा है। फॉर कॉर्पोरेट बोरोवर्स, बैंक कैन इन्वोक अ रिजोल्यूशन प्लान टिल December 31, 2020 एंड इम्प्लीमेंट इट टिल June 30, 2021। एक साल का टाइम दिया गया है, 6 मंथ का टाइम दिया गया है बैंक्स को कि वो अपना सब प्लान तैयार कर लें। सच लोन अकाउंट शुड कंटिन्यू टू बी स्टैंडर्ड टिल द डेट ऑफ इनोवेशन। द वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग विंडो इज अवेलेबल अक्रॉस सेक्टर। The RBI has set up a 5-member expert committee headed by KV कामत। तो आ जाएगा आपको ये एग्जाम में पूछेगा कि नया जो आरबीआई ने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन शुरू किया है, तो उसको हेड कौन कर रहा है? तो ये कौन है? केवी कामत। केवी कामत कौन है? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो केवी कामत कमेटी है जो हेड कर रही है किसको? न्यू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन को। ओके, वेयर अर्लियर सच स्कीम नॉट मिसयूज्ड, हाउ विल द स्कीम इम्पैक्ट्स बैंक। अब ये स्कीम बैंक पे कैसे इम्पैक्ट करे? द बिगेस्ट इम्पैक्ट विल बी दैट बैंक्स विल बी एबल टू चेक द राइज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब ये हेल्प करेगा बैंकों को, जो एनपीएस हुए हैं उनमें वो उनको अच्छे से चेक कर सकते हैं, उनको टाइम मिल गया प्रॉपरली। हाउएवर इट विल नॉट ब्रिंग डाउन द एनपीएस फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल्स। लेगेसी bad loans of close to rupees 9 lakh crore will remain within the system। 9 लाख करोड़ रुपए का बैड लोन्स हो चुका है। बैंक्स विल बी टू मेंटेन एडिशनल 10% प्रोविजन अगेंस्ट पोस्ट रिजोल्यूशन debt and lenders that do not sign the intercreditor agreement। okay, हम वेयर अर्लियर सच स्कीम नॉट मिसयूज बाय बैंक्स एंड कॉर्पोरेट्स। तो हम कुछ पिछला जो स्कीम्स लाई गई थी आरबीआई के द्वारा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला स्कीम है सीडीआर, कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। ये क्या है? कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। द आरबीआई डिसकंटिन्यूड द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम फ्रॉम April 1, 2000। तो ये बंद कर दिया गया, 2015 से ही इसको बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा SDR, under the strategic debt restructuring scheme banks were given an opportunity to convert the, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SDR strategic debt restructuring scheme, banks were given an opportunity to convert the loan amount into 51% of equity which had sold me to highest bidder once the firm became viable। okay, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जिनका NPAs हो गया उनकी प्रॉपर्टी को
51% इक्विटी किसको दी जाएगी? बैंक को, एंड 49% आरबीआई। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को दिया जाएगा। वंस द फर्म बिकेम वायबल द हेल्प बैंक्स रिजॉल्व द बैड लोन्स प्रॉब्लम एज ओनली 2 सेल्स हैव टेकन प्लेस थ्रू दिस मेजर ड्यू टू वायबिलिटी इश्यूज। तो ये भी ज़्यादा नहीं चल पाया, इसके कारण इसको भी बंद करना पड़ा। इन द सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट असेट्स S4A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इकोनॉमिक्स में सारे ये पढ़ते हैं जब आरबीआई के बारे में आता है। तो बैंक्स वेयर unwilling to grant write down as there were no willing incentive to do so, and write down of large debitor could exhaust bank capital cushions। क्या नाम है? सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट असेट्स स्कीम नाम है इसका मतलब कि जो मतलब डिफॉल्टर हैं उनके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। 5/25 स्कीम क्या था? एक द 5/25 स्कीम was derailed because refinancing was done at a higher rate of interest so that the bank could preserve the net present value of the loan amount. There was a perception that this was one of the tools deployed to cover NPAs by bank, लेकिन ये भी चल नहीं पाया, इसको भी बंद करना पड़ा आरबीआई को। ARC asset रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असेट्स रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज वेर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व असेट्स दे हैड ब्रॉट फ्रॉम बैंक्स। जो बैंक्स से क्या करते हैं, अब जैसे ये एक ARC बना दिया गया, अब जैसे बैंक तो डायरेक्ट बेच नहीं पाते थे, तो क्या होता था, बैंक इनको बेचेगा। अब ये जब प्रॉपर्टी बिक जाएगी तब ये जाके बैंक को पैसा देंगे, तब तक बैंक के पास उस प्रॉपर्टी के पैसे नहीं रहते थे। टू रिसॉल्व असेट दे हैड ब्रॉट फ्रॉम द बैंक्स, वो बैंक से खरीदते थे। Therefore they wanted to purchase the loans only on low prices, कम प्राइस में खरीदते थे वो लोन बैंक से assets. Consequently banks were reluctant to sell them loans on a large scale. ओके, आईबीसी भी फॉर्म किया गया था। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट किक्ड ऑफ द आरबीआई अनाउंस्ड द स्टिग्नेंट लोन रिजोल्यूशन प्रोसेस थ्रू इट्स जून 7 सर्कुलर। इसको भी किक ऑफ कर दिया गया, आरबीआई ने अनाउंस किया स्ट्रिंजेंट लोन रिजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, तो होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। नया स्ट्रक्चरिंग लोन देखते हैं एनपीएस से कैसे वर्क करता है। विल ट्रम्प्स ऑर्डर टू बाय मेडिसिन लोकल इम्पैक्ट इंडिया फार्मा इंडस्ट्री। तो ये भी अभी ट्रम्प ने, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज साइंड an order aiming to boost domestic production of essential medicine and critical drug inputs. What would this move mean for India, which is one of the largest overseas supplier of medicine of the US? जैसा कि माना जाता है इंडिया, the US like most country is dependent on countries like China and India for critical product like medicines. तो medicines का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दो कंट्रीज करती हैं, चाइना एंड इंडिया, और मैक्सिमम कंट्रीज इन्हीं से मेडिसिन खरीदती हैं। बट यूएस ने क्या बोल दिया है कि अब हम अपना लोकल मेडिसिन बनाएंगे। फॉर इंस्टेंट, when China's Hubei province has sent into lockdown earlier this year, it strained India's supply of certain critical medicine including paracetamol to the world. तो जब अभी हुबी प्रोविंस था चाइना का, वो जब लॉकडाउन में चला गया था तो इंडिया में पैरासीटामोल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसका एक्सपोर्ट बहुत होने लगा था। At that time India assisted export of 13 critical key ingredient। तो उस टाइम रैंकिंग फ्रॉम इसेंशियल एंटीबॉडी टू विटामिन, एंटीबॉडी से लेके विटामिन तक की गोलियां बहुत तेज। दिस इज बिकॉज इंडिया इज हैवली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर दिस इंग्रेडिएंट एंड वांटेड टू सेफगार्ड इट्स ऑन डोमेस्टिक सप्लाई। इंडिया भी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट रहता है। हाउ इम्पॉर्टेंट इन द यूएस एज फार्मा मार्केट फॉर इंडिया। इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, यूएस कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के फार्मा मार्केट के लिए, देखते हैं इसके बारे में। द यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियाज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। इट इज सेड दैट एवरी थर्ड पिल सोल्ड इन अमेरिका इज मेड इन इंडिया। हर थर्ड पिल जो अमेरिका में सोल्ड की जाती है वो कहाँ की होती है? इंडिया की। According to the Pharmaceutical Export Promotion Council of India, India's pharmaceutical export to the US are ex-factory valued at around 6 billion. Unlike China, which is heavily present in the global pharmaceutical supply chain as a producer of key drugs ingredient, India is known as exporter of financed फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो चाइना से जैसे जैसे रिलेशन टूट रहा है यूएस का, तो इंडिया की अच्छी बॉन्डिंग होती जा रही थी। बट अब जब से ये नोट कर दिया है यूएस प्रेसिडेंट, ये नोट कर दिया कि अब हम अपना
लोकल मेडिसिन क्रिएट करेंगे. ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस. श्रीलंका में फिर से राजपाकास विन बिग विथ नियरली 2/3 मेजॉरिटी. फिर से वो बन गए नए प्राइम मिनिस्टर राजपाकास. ओके, तो ऐसा ख़त्म हो गई सारी न्यूज़. बस एक बार और देख लेते हैं. ओके, तो होप यू गेट क्लियरिंग रिगार्डिंग दिस. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.